नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल कंसल्ट एवेन्यू में। तो इस विगत हफ्ते में मुझसे बहुत लोगों ने ये कहा कि सर आप हमेशा वीडियो बनाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ टैक्स प्रोफेशनल्स के लिए या फिर कॉमर्स फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए बनाते हैं, उनके लिए समझने में आसान वीडियो आप बनाते हैं। तो आप कभी ऐसा भी कुछ वीडियो बनाइए जो कि कॉमन मैन या यूँ कहिए कि लेमैन टर्म्स के बारे में वीडियो बनाइए, जिनका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, वो भी इस वीडियो को समझ सके। तो मैंने और मयंक सर ने ये डिसाइड किया कि हम एक क्यों ना एक सीरीज़ शुरू की जाए उन लोगों के लिए जिनका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है, या उन बच्चों के लिए जो कि जस्ट अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन या फिर अपनी क्लास 12th पूरी करके निकले हैं, ताकि वो समझ सके कि आने वाली ज़िंदगी में टैक्स कंप्लाइंसेस कैसे करनी है, क्या क्या टैक्स कंप्लाइंसेस होती हैं, टैक्स किस प्रकार के होते हैं, टैक्स आखिर होते क्या हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस हफ्ते का पहला एपिसोड, जो कि रहेगा डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं एक नई सीरीज़ लेके श्री गणेश जी का नाम, टैक्सेशन 101। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आज की सीरीज़ टैक्सेशन 101 में हम आज वाले एपिसोड में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम समझेंगे कि टैक्स होता क्या है, हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम काम कैसे करता है, उसमें इनकम टैक्स क्या होता है स्पेसिफिकली, इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस कौन कौन सी हैं, और इनकम टैक्स की कंप्लाइंसेस के लिए हमें रिकॉर्ड्स कौन कौन से रखने हैं। चलिए दोस्तों समझना शुरू करते हैं कि टैक्स आखिर होता क्या है। तो टैक्स आखिर होता क्या है, ये समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि देश आखिर चलता कैसे है। यानी कि देश बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। लोग अपने कामों के लिए या अपने जनहित कार्यों के लिए चुनते हैं प्रतिनिधि, जिन्हें हम सरकार कहते हैं, और सरकार को जनहित के कार्य करने के लिए चाहिए होता है बहुत सारा पैसा। तो अब जाहिर सी बात है कि सरकार के पास ये पैसा कमाने के कुछ चुनिंदा रास्ते हैं, या तो वो बिजनेस कर सकती है या फिर लोग जो कि बिजनेस कर रहे हैं उनसे पैसा ले सकती है। तो टैक्स बेसिकली एक फीस या यूँ कह लीजिए एक चार्ज है जो कि वो कमाने वाले लोगों से इकट्ठा करती है और उसे जनहित के कार्यों के लिए खर्च करती है। तो यदि उसे हम संक्षेप में समझें तो यूँ कह लीजिए कि टैक्स जो है लोगों से कलेक्ट किया जा रहा है, लोगों के चुनिंदा प्रतिनिधियों द्वारा किया जा रहा है और लोगों की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टैक्स आखिर होता क्या है। तो अब हम जानते हैं कि टैक्स के प्रकार कितने होते हैं। टैक्स के मेजरली दो प्रकार होते हैं, एक होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स और एक होते हैं डायरेक्ट टैक्स। अब आप पूछेंगे कि सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, तो मैं कहूँगा कि ये देखिए, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका बर्डन जो इनकम कमा रहा है उसी के ऊपर पड़ता है। यानी कि जो भी टैक्स पेयर है उसी के ऊपर डायरेक्टली टैक्स का बर्डन पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। यानी कि जैसे आप अपना देखिए इनकम टैक्स, यानी कि जो भी इनकम कमाता है उसे ही टैक्स पे करना होता है अपनी इनकम के ऊपर, तो उसे कहा जाएगा डायरेक्ट टैक्सेशन। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो होता है वो होता है कि जो भी आगे बर्डन है वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर पास होता रहता है फाइनल कंज्यूमर तक। मान लीजिए आप अपने पास की दुकान से कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, तो वो आपको लगाता है जीएसटी, तो आप फाइनल कंज्यूमर हैं, तो उसका बर्डन जो है जीएसटी का आप बियर करेंगे। तो दुकानदार के ऊपर से बर्डन शिफ्ट होकर आप पर आ गया, तो इसे कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर चेन बढ़ती चली जाती है, बर्डन एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे पर शिफ्ट होता चला जाता है, जब तक कि वो एग्जैक्टली फाइनल कंज्यूमर यानी कि आप तक नहीं पहुंचता। तो दो प्रकार के टैक्सेस हो गए हमारे, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेशन जिसके ऊपर कि कमाने वाला खुद टैक्स देगा, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्सेशन जिसके अंदर बर्डन शिफ्ट होता रहता है फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने तक। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं कि इंडियन टैक्सेशन सिस्टम आखिर काम किस प्रकार से करता है। तो इंडियन टैक्सेशन के अंडर बेसिकली चार पिलर्स हैं, या यूं कह लीजिए चार स्टेप्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारे पास वो है कि आप इनकम कमाइए, यानी कि अपनी आय कमाइए, आप अपना बिजनेस कीजिए या सैलरी एक्वायर कीजिए या ब्याज की इनकम या जो मर्जी कीजिए, लेकिन इनकम कमाइए। फिर पूरे साल में कमाई गई उस इनकम का कैलकुलेशन कीजिए, आराम से बैठकर हिसाब जोड़िए कि आपने कितना पैसा आखिर कमाया है। फिर विभिन्न टैक्स लॉज के हिसाब से कैलकुलेट कीजिए कि उस पर टैक्स कितना लगता है। और चौथा स्टेप और सबसे ज़रूरी स्टेप, उन टैक्सेस को सरकार के पास जमा कराइए। तो बेसिकली इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के चार स्टेप्स हो गए कि इनकम कमाइए, उस इनकम का अंदाज़ा लगाइए, उस इनकम पे लगने वाले टैक्स का अंदाज़ा लगाइए, और फिर फाइनली उस टैक्स को बस जमा करा दीजिए। तो देखा जाए तो हमारा टैक्सेशन सिस्टम जो है वो एक बेसिक अजम्पशन यानी कि बेसिक प्रेमाइज पे काम करता है कि जो भी डेटा टैक्स पेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है कि उसकी इनकम के बारे में कि मेरी इनकम इतनी है, उस पर इस प्रकार से ये टैक्स लगता है आपके एक्ट के तहत, और ये टैक्स मैंने ऐसे ऐसे इस तारीख पर जमा किया है।
तो इनकम टैक्स जो ये अजम्पशन लेके चलता है कि जो भी डेटा हमें टैक्स पेयर फर्निश कर रहा है वो करेक्ट और ट्रू है, यानी कि उसके पास एक एक डेटा को पर्सनली क्रॉस रेफरेंस करने चेक करने का समय नहीं है। तो वो बेसिकली ये अज्यूम करता है कि जो भी डेटा आप उसे फर्निश करेंगे वो ट्रू है और करेक्ट है। लेकिन गवर्नमेंट इतनी आसानी से काम नहीं करती जैसा आप सोचते होंगे। तो गवर्नमेंट ने वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज ले रखे हैं क्रॉस चेक करने के लिए कि जो आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं है। अब ये प्रोसेस जो है मैनुअली करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने ऑटोमेटिक चेकिंग के लिए सिस्टम्स बना रखे हैं। मान लीजिए आप ट्रैवल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो वो फॉरेन एक्सचेंजेस से आपका पैन कार्ड के तहत ये चेक करेगी कि आपने कितना फॉरेन एक्सचेंज जो है एक्वायर किया एक साल में खर्चा करने के लिए। आपके पासपोर्ट और पैन को लिंक करके चेक करेगी कि एक्चुअली आप कहीं फॉरेन पे गए भी थे या नहीं गए थे, क्या आपने अपनी आईटीआर फाइल करी है नहीं करी है, क्या आपने उसमें अपनी आय पूरी डिस्क्लोज करी है नहीं करी है। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज हो गए जो कि इनकम जो कि आपके गवर्नमेंट के पास क्रॉस रेफरेंस करने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए सोर्सेज हैं, और वो आप जो इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हैं वो चेक करेगी उसके अगेंस्ट कि सही भी है या नहीं। तो कुछ इस प्रकार काम करता है हमारा टैक्सेशन सिस्टम। आइए दोस्तों, अब हम समझना शुरू करते हैं कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो कि मेरे हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम को बेहतर समझने के लिए, या यूँ कह लीजिए डायरेक्ट टैक्सेशन को बेहतर समझने के लिए बेहद ज़रूरी है और बेहद ही कॉमनली हर्ड टर्म्स भी है। तो सबसे पहली टर्म जो हमारे पास आती है वो है रिटर्न ऑफ इनकम, या यूँ कह लीजिए कि रिटर्न। आम भाषा में आपने लोगों को कहते सुना होगा कि मैंने अपनी रिटर्न इस साल के लिए फाइल कर दी है। तो ये आखिर रिटर्न होती क्या है? तो रिटर्न ऑफ इनकम जो है एक बेसिकली डिटेल्ड कैलकुलेशन होती है हमारी टोटल इनकम की, जो कि हमने एक साल के अंदर कमाई है, और उस पर लगने वाले टैक्स की पेबल की। और इन दोनों को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन की भी ज़रूरत होती है। तो इन सब की डिटेल विवरण को कहते हैं हम रिटर्न ऑफ इनकम। इसके अंदर आप डालेंगे बेसिकली आपने किन किन सोर्सेज से कितनी कितनी इनकम साल में कमाई है, उस पर कितना कितना परसेंट आपका टैक्स लगा है, कितना कितना टैक्स आपने कब कब किस किस तारीख में जमा करा दिया है। इन सब को सब्सटैंशिएट करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपने सैलरी किससे कमाई है, यदि आपने हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंट के थ्रू इनकम कमाई है तो आपने रेंट किससे कमाया है, यदि आपका टीडीएस कटा है तो आपका वो टीडीएस किसने काटा है। इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन अपनी अपनी जानकारी को सब्सटैंशिएट करने के लिए रिटर्न ऑफ इनकम में लगाई जाती है, और इन सब की टोटल कैलकुलेशन को कहा जाता है रिटर्न ऑफ इनकम। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो आती है एडवांस टैक्स। तो दोस्तों अभी अभी मैंने आपको बताया कि टैक्स एक फीस या चार्ज है जो कि सरकार लेवी करती है पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों से। तो बेसिकली एडवांस टैक्स है कि आप साल खत्म होने से पहले ही सरकार को कुछ पैसा दे देते हैं। यानी कि आप जैसे इसे इस प्रकार समझे, जैसे आप कभी कभी सामान खरीदने बाजार जाते हैं तो आप शॉपकीपर को कुछ पैसे एडवांस दे आते हैं कि ये लीजिए, आप ये पैसे रख लीजिए और मेरे लिए वो सामान मंगा दीजिए मेरे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, और वो सामान मेरे घर पहुंचा दीजिएगा इस डिलीवरी पीरियड के तहत। तो एडवांस टैक्स भी कुछ इसी प्रकार है कि आप सरकार को कहते हैं कि ये लीजिए, अभी साल खत्म तो नहीं हुआ है पर आप कुछ पैसे ऑलरेडी एडवांस रख लीजिए। तो बेसिकली टैक्स का हमें अनुमान लगाना होता है साल खत्म होने से पहले, और उसे साथ साथ जमा भी करना होता है। तो एडवांस टैक्स जो है हम पर लगता है यदि हमारी टोटल टैक्स पेबल जो है पूरे साल के अंडर हमारा 10,000 रुपये से ज़्यादा है तो हम पर एडवांस टैक्स लागू होता है। तो एडवांस टैक्स हो गया हमारा जो भी टैक्स हम साल ख़त्म होने से पहले एक्सपेक्टेड टैक्स लाइबिलिटी के आसपास जो भी जमा करते हैं उसे हम एडवांस टैक्स कहते हैं। अब जो हमारी सबसे ज़रूरी टर्म है वो आएगी, यानी कि टीडीएस। टीडीएस एक शॉर्ट फॉर्म है, टीडीएस की फुल फॉर्म होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो गवर्नमेंट क्या कहती है बेसिकली कि इनकम जो है कई बारी पकड़नी बहुत मुश्किल हो जाती है कि किसी ने क्या इनकम कमाई, इस चीज़ को क्रॉस रेफरेंस करना बड़ा मुश्किल है। तो सरकार कहती है कि भाई जब इनकम ओरिजिनेट हो रही है, यानी कि जब इनकम कमाई जा रही है, यानी कि किसी से पेमेंट रिसीव की जा रही है, तो सरकार कहती है कि जो भी पेमेंट कर रहा है वो मेरे बिहाफ पे कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है आज ही मेरे खाते में जमा करा दे। यानी कि मान लीजिए कि मुझे किसी क्लाइंट से फीस मिलनी है, तो सरकार उस क्लाइंट से कह रही है कि आप उन्हें फीस देंगे तो कुछ परसेंटेज जो है टैक्स की काट के आप इन्हें फीस दे दीजिए और टैक्स मेरे खाते में जमा करा दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से 10,000 रुपये फीस मिल रही है, तो वो 10% यानी कि 1,000 रुपये काट कर 9,000 रुपये मुझे दे देंगे और 1,000 रुपये सरकार के खाते में जमा कर देंगे टीडीएस के नाम पे। यानी कि मैं जब भी फाइनली साल में अपनी रिटर्न ऑफ इनकम भरूंगा तो उसमें ये दिखाऊंगा कि मुझे इससे इतनी पेमेंट मिली
और उस पर मैंने जो टैक्स है मेरा 1,000 रुपये ऑलरेडी सरकारी खाते में जमा दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं TDS। अब दोस्तों चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, यानी कि व्हाट आर दी कंप्लाइंसेस, यानी कि हमें किन किन कंप्लाइंसेस को ध्यान में रखना है डायरेक्ट टैक्सेशन के तहत। तो दोस्तों इसकी लिस्ट बेहद ही लंबी होने वाली है, मगर सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक अगर मैं आपको कहूँ तो आपको 4 ही कंप्लाइंसेस का ध्यान में रखना है। इससे कहीं ना कहीं आपकी बाकी कंप्लाइंसेस भी जुड़ी हुई रहती हैं, और बेसिक कंप्लाइंसेस चेक में रखने से आपको बाकी कंप्लाइंसेस को करने में भी कभी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहली कंप्लाइंस जो हमारे पास आती है वो ये है कि आप एक साल में कमाई जाने वाली इनकम का एस्टीमेट रखें। यानी कि मान लीजिए आप अगर सैलरीड हैं तो आप इस चीज़ का अनुमान लगाएं कि आपकी सैलरी लगभग इस साल कितनी आने वाली है। यदि आप बिज़नेस में हैं तो आप ये एक अनुमान लगाएं कि पिछले साल के ट्रेंड्स को देखते हुए कि आपकी सेल इस साल कितनी रहने वाली है और लगभग लगभग आपका कमाया जाने वाला मुनाफा कितना होना है। एक अनुमान रहना बहुत ज़रूरी है बेसिकली, ताकि आप एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन कर सकें, ताकि आप ये अनुमान लगा सकें दूसरे स्टेप का, यानी कि अनुमान ये लगा सके कि टैक्स पेबल कितना रहने वाला है। यदि आपके पास इनकम का अनुमान होगा तभी आप ये अनुमान लगा पाएंगे कि आपको टैक्स कितना जमा कराना पड़ेगा पूरे साल में। तो हमारा पहला स्टेप था कि आप इनकम का अनुमान लगाएं। दूसरा स्टेप हो गया कि अनुमानित इनकम से ये अनुमान लगाएं कि आपका टैक्स पेबल कितना रहने वाला है पूरे साल के तहत। और फिर जैसा कि मैंने अभी बताया एडवांस टैक्स, तो एडवांस स्टेप 3 जो है वो ये है कि आप एडवांस टैक्स अपने टाइम पर जमा कराते जाइए। 4 किस्तों में एडवांस टैक्स को जमा कराया जाता है पूरे साल में, जो कि जुलाई, सितंबर, दिसंबर और मार्च है। तो एडवांस टैक्स आप अपना समय समय पर जमा कराते जाएं। यदि आपकी टैक्स लाइबिलिटी पूरे साल में अनुमानित है 10,000 से ज़्यादा रहेगी तो खास ख्याल रखें कि आपको एडवांस टैक्स ज़रूर तौर पर जमा कराना है, और ज़रूरी किस्तों पर परसेंटेज के हिसाब से आप अनुमानित दर पर एडवांस टैक्स ज़रूर जमा कराएं। फिर जो चौथा कंप्लायंस सबसे ज़रूरी वो ये है कि आप अपनी रिटर्न ऑफ इनकम जो है हमेशा ड्यू डेट से पहले फाइल करें और वेल इन एडवांस फाइल करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी ग्लिचेस या कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपको अननेसेसरी इंटरेस्ट और अननेसेसरी पेनल्टीज़ का सामना ना करना पड़े। तो ये है कुछ हमारे बेसिक कंप्लायंसेस और सबसे ज़रूरी कंप्लायंसेस। यदि आप इनका ध्यान रखेंगे तो आप बाकी कंप्लायंसेस करने में भी कभी नहीं चूकेंगे। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमें किन किन रिकॉर्ड्स को रखने की आवश्यकता है अपने कंप्लायंसेस पूरी करने के लिए। तो पिछली स्लाइड में हमने जाना कि मोटी मोटी कंप्लायंसेस जो कि हमसे एक्सपेक्ट की जा रही हैं वो क्या हैं। तो उन कंप्लायंसेस को पूरा करने के लिए जानते हैं कि हमें किन किन कागजात की आवश्यकता है जो कि हमें मेंटेन करने चाहिए। तो सबसे पहले कागज़ जो निकल कर आते हैं वो ये है कि प्रूफ ऑफ इनकम, यानी कि सैलरी स्लिप्स हो गई आपके, यदि आप बिज़नेस करते हैं तो बिल्स हो गए, इनवॉइसेस हो गए, इन सब की कॉपीज़ जो है आप ज़रूर संभाल के रखें। फिर नेक्स्ट जो है वो आते हैं प्रूफ ऑफ एक्सपेंसेस, यानी कि यदि आप बिज़नेस करते हैं तो बिल्स हैं, ट्रांसफ़र रिसीट्स हैं या पेमेंट एडवाइसेस हैं या XYZ टाइप के अन्य एक्सपेंसेस के आपके प्रूफ्स हो सकते हैं, इन्हें आप ज़रूर संभाल के रखें साल के दौरान। फिर आती है आपकी तीसरी और बेहद ज़रूरी कागजात, यानी कि प्रूफ ऑफ डिडक्शंस, यानी कि जैसे कि LIC है, PPF है, हेल्थ मेडिक्लेम है, स्कूल फीस ऑफ चिल्ड्रन है, इन सब को आप ज़रूर संभाल के रखिए। ये आपको रिटर्न ऑफ इनकम ड्राफ्ट करते हुए या उनकी इन्फॉर्मेशन फर्निश करते हुए या उन्हें सब्सटैंशिएट करने के लिए कई जानकारी देंगी जो कि आपको वहाँ फिल करनी होगी। तो आप अनलेस आपके पास ये डिडक्शंस के प्रूफ अवेलेबल हो आप वो जानकारी फिल नहीं कर पाएंगे और आपको उस डिडक्शन से हाथ गंवाना पड़ेगा और इससे हो सकता है आपको बेहद मेजर नुकसान। फिर जो हमारे पास निकल कर आती है कागज़ वो है बैंक स्टेटमेंट। तो आप पूरे साल की बैंक स्टेटमेंट एक जगह पर कंपाइल कर ज़रूर रखें, इजी रेफरेंस और अपनी कैलकुलेशन में आसानी के लिए। फिर जब भी आपका TDS कटे, यदि आपका कोई भी TDS काट रहा है तो उससे आप एक सर्टिफिकेट ज़रूर ऑब्टेन करें कि उसने आपका कितना TDS काटा है, कब TDS काटा है, कब जमा किया है, ताकि आप उसे अपने पूरे साल के बाद निकलने वाले फॉर्म 26AS एक हर एक टैक्स पेयर को अवेलेबल होता है, जिसके अंदर ये जानकारी मिलती है उससे कि उसका किसने TDS कब कब काटा है और कब कब जमा किया है। तो आप एक सर्टिफिकेट ऑफ डिडक्शन और या सर्टिफिकेट ऑफ TDS ज़रूर लेके रखें क्रॉस रेफरेंस करने के लिए कि जिसने आपका जितना TDS काटा है कथित तौर पर, वो सब आपका 26AS से वेरीफाइबल है या नहीं है। फिर हमारी अंत में आता है कि डिटेल्ड कैलकुलेशन और प्रूफ ऑफ ऑल द एडवांस टैक्सेस एंड TDS डिपॉजिटेड बाय यू ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि आप एक प्रूफ ये ज़रूर रखें कि आपने चालान जो कि आपको फाइनली मिलता है जब भी आप एडवांस टैक्स जमा करते हैं तो आप उसकी कॉपी ज़रूर रखिए अपने पास, या जब भी आप TDS जमा करते हैं तो उसकी कैलकुलेशन कि आपने किस किस का कितना TDS जमा किया है
तो उसकी भी कैलकुलेशन और उसके भी प्रूफ्स अपने पास हमेशा रखें, अपनी फाइल में हमेशा रखें। तो दोस्तों ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कंप्लाइंसेस टाइमली और इजीली पूरी करने में। मैं आशा करता हूँ कि ये एपिसोड आपके लिए फलदायक रहा होगा और बेहद ही अच्छा रहा होगा। नेक्स्ट वीक हम लेकर आएंगे एक एपिसोड इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। देखते रहिए हमारी वीडियोज़ और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।